अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स एकेडमी। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास के नोट्स, जो कि आपकी न्यू बुक आई है उसके लिए नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं आप लोगों के। तो अब आप लोगों का काम क्या है, अच्छे से तैयारी करना, इन नोट्स को फॉलो करना और इंशाल्लाह आप अपने क्लास टेस्ट में भी A+ ग्रेड लेंगे और इंशाल्लाह बोर्ड में भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, इस पर अच्छी तरह इसको फॉलो करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे आप उनको याद कर लें। उसके अलावा आपको ना कोई टिप्स लेने की ज़रूरत है, ना कोई पास्ट पेपर, ना कोई नोट्स और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इन्हीं से याद करें। आपके लिए बहुत मेहनत से जो है क्वेश्चंस निकाले गए हैं और कोशिश ये की गई है कि वो सारे क्वेश्चन ईजी वर्डिंग में हो, सिंपल इंग्लिश में हो, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और आप जब उस पॉइंट को डिलीवर कर रहे हों तो आप उसको अच्छे से लिख सकें, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, What is thermal expansion? When a substance is heated, its length, area or volume increases. This is called thermal expansion. When cooled, it contracts. यानी कि यहाँ पर thermal एक्सपेंशंस की बात की गई है। तो जब किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन जब उसको ठंडा किया जाता है तो फिर क्या है, उसका वॉल्यूम जो है वो उसकी बनिस्बत जो पहले होता है उससे कम हो जाता है। तो बेटा ये बहुत ही ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स? व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स लेंथ इंक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तो होप सो कि आपको अब समझ आ गई है कि आपके क्वेश्चन कितने ही आसान होने वाले हैं। आपकी बुक में जो दिए हुए हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट यानी वर्डिंग है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपके वाकई ही बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये ऐसे मतलब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि ये बहुत ही ईजी हैं। आप इनको जो है वो अच्छे से रिमाइंड रख सकते हैं, याद कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला इसका है डेल्टा L इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा का साइन है, L नोट है और डेल्टा T है। बियर ये जो अल्फ़ा है इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये छोटा सा है इसका आंसर, ये आपने करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन जो है उसका कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज़ द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर अ 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। यूनिट क्या है इसका? पर के है, ठीक है। के और इसकी पावर जो है वो -1 लिखनी है आपने। तो ये इसका छोटा सा आंसर है। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है कि जी गिव एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये आपने इसकी एग्जांपल करनी है। तो एग्जांपल क्या है इसकी? एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है। एल्यूमिनियम का हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर के है। उसके बाद स्टील है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर के। उसके बाद कॉपर है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर के, ठीक है। तो बेटा ये आपने इसके करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहेंगे। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखा कितना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T, वेयर बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो है वो कोफिशिएंट है। उसके बाद है हाउ डू लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटेड, यानी कि लिक्विड जो है वो हीटिंग पे कैसे एक्सपैंड होते हैं। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, यानी पानी को आप किसी भी चीज़ में डालें तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा क्योंकि वो एक लिक्विड है। इसी तरह बाकी लिक्विड्स भी जो है वो इसी तरह करते हैं। सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन हीटेड, यानी कि इनको फ्रीली जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है जब हीटअप किया जाए। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा T, ठीक है। ये प्रीवियस जो फॉर्मूला है वही इसके अंदर रिपीट होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ रियल एंड अपीयरेंट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। इसकी रियल और अपीयरेंट एक्सपेंशंस क्या होती है? व्हेन अ फ्लास्क विद लिक्विड इज हीटेड द फ्लास्क एक्सपैंड्स first lowering the liquid's level, this is apparent expansion. After that the liquid expands more, this is called real expansion.
रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपीयरेंट एक्सपेंशन प्लस फ्लास्किंग एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद हाउ डू गैसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कि जब गैसेज को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड कैसे होती हैं। इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, अगर उनका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। इट फॉलोज चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। 2 एप्लीकेशन बतानी है थर्मल एक्सपेंशन की। तो पहली इसकी ये है, थर्मोमीटर्स यूज एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन अ नैरो ट्यूब टू मेजर टेम्परेचर, कि इसको एक नैरो ट्यूब में यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जिस तरह अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बुखार चेक करवाने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक वो नैरो ट्यूब होती है जिसके अंदर एक लिक्विड सा होता है, उसको यूज़ करते हैं टेम्परेचर यानी मालूम करने के लिए। ठीक है, पॉइंट है वो है हॉट एयर बैलून्स राइज बिकॉज हीटेड एयर एक्सपैंड एंड बिकम्स लाइटर, यानी कि जो गर्म हवा होती है वो बैलून्स में भरी जाती है और बैलून्स जो हैं वो उसकी वजह से जो है काफ़ी हल्के हो जाते हैं, यानी वो हवा बहुत हल्की होती है, उसका वेट नहीं इतना होता, यानी कि बहुत लाइट वेट होता है। तो वो इस वजह से जो है वो हवा के अंदर फिर बैलून्स जो हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव 2 कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। पहला है रेलवे ट्रैक और दूसरा है ब्रिजेज़, यानी इनके दरमियान में ना गैप्स रखे जाते हैं ताकि सर्दी और गर्मी के जो मौसम में तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो यानी उनमें जो फैलाव और सुखड़ाव होता है उसकी वजह से फिर क्या है, ब्रिजेज़ या जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो टूटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। इसी वजह से उनके अंदर जो है वो गैप रखा जाता है कि मौसमों की तब्दीली उन पर असरअंदाज ना हो। रेलवे ट्रैक्स हैव स्मॉल गैप्स टू प्रिवेंट बेंडिंग इन हॉट वेदर। उसके बाद ब्रिजेज़ हैव एक्सपेंशन इन जॉइंट्स टू अलाउ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ठीक है, कि एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो उसके दौरान जो है इन पे कोई असर ना पड़े, इसी वजह से रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, व्हाई डू मेटल लीड्स ऑन जार बिकम्स इजी टू ओपन विद हॉट वाटर, यानी कि जब गर्म पानी होगा तो उसकी वजह से जो मेटल लीड्स होते हैं वो किस तरह ईजीली ओपन हो जाते हैं, बिकॉज हॉट वाटर की वजह से जो मेटल है वो जो है वो लूज़ हो जाते हैं, यानी स्लाइड हो जाते हैं, उनको जो है यानी कि ओपन करना जो है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई शुड एरोजल कैन्स नॉट बी हीटेड। तो एरोजल कैन क्या होते हैं बेटा, इनमें ना बहुत हाई यानी कि स्प्रे होती है, यानी कि उसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है। तो अगर इसको किसी भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसका अंदर का प्रेशर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये कैन्स फट सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसको प्रेस किया जाए तब भी इसकी गैस जो है वो फ़ौरन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको गर्मी से यानी टेम्परेचर से दूर रखा जाए। तो ये जो कैन्स होती हैं ना ये ठंडी जगह पर रखी जाती हैं। ठीक है, तो आपको होप्स हो कि एरोजल कैन का पता चल गया होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बतानी है आपने। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर, यानी कि ये वो अमाउंट है जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यानी कि दरकार होती है, जैसे कि 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला इसका क्या है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, T जो है यूनिट क्या है इसका, जाउल पर किलोग्राम पर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, व्हाई डज मेटल फील कूल्डर देन वुड एट द सेम टेम्परेचर। मेटल हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई कंडक्टिविटी, यानी कि इनकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो लो होती है, लेकिन ये कंडक्टर जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट क्विक ड्रॉज हीट फ्रॉम योर हैंड सो इट फील्स कोल्ड। वुड हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सो इट स्टेज वार्म, यानी कि जो वुड है, जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए जो है वो गर्म होते हैं। इट स्टेज वार्म, तो वो गर्म रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज़ वाटर यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट मच राइजिंग टेम्परेचर। यानी कि जो पानी है ये हमारे पास एक खासियत रखता है कि ये बहुत जल्दी हीट नहीं होता, यानी कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। इस वजह से जो है इसको कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये फ़ौरन यानी कि टेम्परेचर इस पर असरअंदाज नहीं होता, यानी कि ये फ़ौरन जो है वो हीट नहीं करता। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज हैव मिल्ड क्लाइमेट्स, इट इज़ यूज्ड इन कार इंजन्स टू एब्जॉर्ब हीट एंड प्रिवेंट ओवरहीटिंग। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद 17 है अ मेटल रॉड ऑफ 1.5 एक्सपैंड्स बाय 0.025 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 180 डिग्री फाइंड। तो ये एक शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है जिसका फार्मूला नीचे दिया हुआ है। गिवन डाटा हम लिखेंगे, उसके बाद इसका फार्मूला चेंज इन एल, इसको डिवाइड करेंगे एल नॉट मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है डेल्टा टी। तो ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद जो है इसको सॉल्व आउट कर लें। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ पर के। ठीक है बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द चेंज इन स्टेट। के चेंज इन स्टेट क्या है? व्हेन एटम और मॉलिक्यूल गेन और लॉस एनर्जी, यानी कि जब एटम जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं या एनर्जी खारिज करते हैं तो क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। और दिस चेंज कैन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इसको स्टेट ऑफ मैटर कहा जा सकता है कि सॉलिड का लिक्विड में जाना या लिक्विड का गैस में चेंज होना या फिर इन्हीं रिएक्शंस का रिवर्स होना। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? बुखारात बनना, इसमें ये चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है। एवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग, यानी बिना बॉयल हुए जो है वो लिक्विड्स का गैस में चेंज हो जाना। इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि ये वैसे तो हर टेम्परेचर पे यानी कि ये अमल होता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इसका ये एवेपोरेशन का जो अमल है ये भी तेज़ हो जाता है, यानी कि ये भी फास्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है लिस्ट 6 फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन। आपने 6 फैक्टर्स बताने हैं जो एवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर, उसके बाद है सरफेस एरिया, उसके बाद है एयर मूवमेंट, उसके बाद है ह्यूमिडिटी, उसके बाद है नेचर ऑफ लिक्विड, उसके बाद है प्रेशर। सबसे पहले है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू फास्टर एवेपोरेशन, लार्ज एरिया इज इक्वल टू फास्टर एवेपोरेशन, और उसके बाद है विंड रिमूव्स वेपर स्पीडिंग एवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी स्लोज एवेपोरेशन, उसके बाद अल्कोहल एवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर, उसके बाद है लोअर प्रेशर इंक्रीजेज एवेपोरेशन। ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने पे भी जो एवेपोरेशन है वो तेज़ होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने पे भी होता है, और इसके अलावा अगर एयर मूवमेंट ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी होगा, और ह्यूमिडिटी की वजह से ये स्लो हो जाता है, यानी कि अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी तो ये स्लो हो जाएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड्स में अल्कोहल आ जाता है, हमारे पास पानी आ जाता है, तो अल्कोहल आपको पता है कि वो फ़ौरन से जो है उसके बुखारात हवा में उठ जाते हैं बनिस्बत पानी के। उसके बाद प्रेशर, लो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है एवेपोरेशन को। ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन कूलिंग का कैसे वजह बनती है? तो बेटा बहुत ही आसान है। जब कहीं पर पानी गिरा हुआ देखते हैं हम, चाहे वो गर्मी वाली जगह हो यानी धूप में पानी गिरा हुआ हमने देखा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम वहाँ चेक करें तो वो पानी जो बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है, तो उसके बाद यानी जो पानी बहुत कम ज़मीन पर पड़ा होता है, जो जल्दी बुखारात बन के उड़ जाते हैं ना, वो बहुत फास्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना पानी के, वो वहीं ज़मीन पर रहते हैं, जिनकी वजह से जो गर्मी है उसकी उस जगह की वो उन्हीं हायर मॉलिक्यूल्स के साथ ही हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जो बाकी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनकी वजह से वो जगह जो है वो ठंडी हो जाती है, वो ठंडक वहाँ रह जाती है। ठीक है। इसलिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप एज वेपर, यानी कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यानी कि वेपर्स की सूरत में ही हवा में उड़ जाते हैं। लिविंग बिहाइंड लो एनर्जी, और लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो बाकी रह जाते हैं। दिस कूल्स द रिमेनिंग लिक्विड, और वो बाकी लिक्विड को ठंडा रहने में जो है यानी कि उनको ठंडा रखती है। ठीक है। स्वीटिंग कूल्स द बॉडी। पसीना आने से जो है इंसान की जिस्म जो है वो ठंडा रहता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कि हमारे जिस्म से भी वो वेपर्स जो हैं वो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो वेपर्स निकलने के साथ ही ये जो पसीना आता है तो वो गर्मी जो होती है वो भी हमारी बॉडी से निकल जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डिफाइन लेटेंट का बेटा मतलब होता है छुपी हुई चीज़, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन लेटेंट हीट है तो छुपी हुई हीट की बात की जा रही है। अब इसका आंसर क्या है, हीट नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज, यानी कि बिना किसी टेम्परेचर की तब्दीली के 1 किलोग्राम सॉलिड का लिक्विड में तब्दील होना, ठीक है, लिक्विड में तब्दील होना एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज, बिना टेम्परेचर की तब्दीली के, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। उसके बाद है Q इज इक्वल टू MLF, ये आपने इसका फॉर्मूला लिखना है और एग्जाम्पल में क्या आना है, LF ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर जाउल किलोग्राम, ठीक है, जाउल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये बिल्कुल उसी तरह है जहाँ पे उन्होंने सॉलिड और लिक्विड की बात की है, यहाँ पर लिक्विड और गैस की बात करेंगे हम। हीट नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर की तब्दीली के बगैर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू MLV और एग्जाम्पल क्या है, LV ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल पर किलोग्राम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इसका जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 26, हाउ इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे फाउंड किया जा सकता है। तो हीट इन आइस इन अ बीकर, हीट आइस इन अ बीकर, यानी कि आइस को, बर्फ़ को एक बीकर के अंदर हीट किया जाए, नोट टाइम टू मेल्ट, और उसके टाइम को नोट किया जाए मेल्ट होने के, ठीक है, 0 डिग्री से लेके उसको नोट किया जाए। प्लॉट टेम्परेचर टाइम ग्राफ, तो उसका एक जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया जाए। द फ्लैट पार्ट एट 0 डिग्री शोज मेल्टिंग, यूज डाटा टू कैलकुलेट LF, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ग्राफ के तौर पे जो है देखा जा सकता है कि कब से कब तक कितना टाइम लगा है। नेक्स्ट है हाउ इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। अब पहले बात की गई है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, यहाँ पर भी बात की जा रही है हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो मालूम करनी है। हीट बॉइलिंग वाटर अंटिल ऑल टर्न्स इनटू स्टीम, यानी कि पानी को इतना बॉइल किया जाए कि उसके तमाम वेपर्स जो हैं वो किस में चेंज हो जाएं, वो हमारे पास वेपोराइजेशन में चेंज हो जाए, वो स्टीम में चेंज हो जाए। नोट टाइम टेकन, और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है उसको नोट किया जाए और फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है सॉल्व, जिसको आपने सॉल्व करना है। हाउ मच हीट इज़ नीडेड टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री, के 600 ग्राम आइस है और उसको 0 डिग्री से अगर हीट किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैथ्स लिख लेते हैं हम, 0.6 kg, 0.6 kg कैसे आया है। अब हमें ये kg में चाहिए इसकी वैल्यू, जो कि 600 ग्राम दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 kg आ जाएगा। LF क्या है, 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ जाउल पर किलोग्राम। बेटा ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये खुद याद करनी है आपने। और Q इज इक्वल टू MLF इसका फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 201.6 kg, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ये शॉर्ट्स में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट इज़ सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सम मटीरियल्स टू हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कोल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनर्जी लॉस। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कुछ हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई रुकावट ना हो इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने की। तो साल हर साल जो है वो बिना किसी रुकावट के यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होती रहती है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स हैव टू ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कोल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज विदाउट एनर्जी लॉस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती रहती है बिना किसी एनर्जी को ज़ाया किए, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी एंड देयर टेम्परेचर्स। पहला है मर्करी बिलो 4.2 के, लीड बिलो 7.2 के, सेरेमिक अप टू 135 के। ठीक है। नेक्स्ट है गिव 3 यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के 3 यूजेस बताने हैं। पहला है MRI मशीन्स फॉर मेडिकल इमेजिंग और उसके बाद है मैगलेव ट्रेन्स, फ्लोट अबाउट ट्रैक्स, रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट है पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये क्या होते हैं? स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेन टीजर, वाई डू सुपर कंडक्टर्स नीड एक्सट्रीम कोल्ड। तो इसका आंसर है टू रिड्यूस एटॉमिक वाइब्रेशंस सो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है। चलें जी, तो अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये अब हमारे जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको इंटरनल क्वेश्चन करवाए हैं और बेटा जो मैंने आपको इंटरनल क्वेश्चंस करवा दिए हैं बस आप वही कर लीजिएगा, क्योंकि इजी मैथ्स अकेडमी आपको मुश्किल में तो डाल नहीं सकती। आपकी बुक के जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो ईजी क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं, समझा दिए हैं, बस आप यही कर लें, अपने पास नोट्स बना लें। ये आपकी क्लास टेस्ट और एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। इससे ज़्यादा हम आपको और भी शॉर्ट करके देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ये असाइनमेंट्स बनानी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है। तो बेटा नेक्स्ट जो है हम अपने मल्टीपल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास पहला इसका जो MCQs दिया हुआ है वो है व्हेन कॉपर रॉड इज़ हीटेड, यानी कि जब कॉपर रॉड को हीटेड किया जाता है तो इसकी लेंथ में क्या तब्दीली आती है। तो इसका जो है बी इसका आंसर है इंक्रीजेज, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ती है। उसके बाद है इंक्रीज इन लेंथ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इज़ कॉल्ड, यानी कि जो लेंथ इंक्रीज़ होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स बाय, यानी कि लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होना कैसे होते हैं? तो एवेपोरेशन से होते हैं, बॉइलिंग से होते हैं, किस तरह होते हैं? तो ये इन दोनों से ही होते हैं, यानी कि बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 4th MCQ का है प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस हीट एब्जॉर्प्शन बिफोर टेम्परेचर चेंज। तो वो क्या होती है? हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट। उसके बाद है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी आर यूजुअली, वो क्या होती है? हमारे पास सिरेमिक्स होती हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही MCQs थे, वो हमने कर लिए हैं। अब हमारा बी वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, जो कि दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर। तो ये हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स? इसका आंसर है टाइप्स ऑफ मटेरियल, ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट है व्हाई डू डिफरेंट मटीरियल्स एक्सपैंड बाय डिफरेंटली? तो ये है ड्यू टू डिफरेंस एटॉमिक बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये मैं आपको जस्ट रीड आउट करवा रही हूँ, क्योंकि सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस इंटरनल क्वेश्चंस में दे दिया है और इंटरनल में से ही एक्सटर्नल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हाउ डज एवेपोरेशन हेल्प इन कूलिंग? ये हम पहले कर चुके हैं। इट रिमूव्स high energy molecules lowering the temperature of the remaining liquid used in sweetening, drying clothes, refrigerators. Question number 5 है what is latent heat of vaporization and its formula? ये भी पहले करवा दिया है मैंने। heat of vaporize 1 kilogram liquid at boiling point, formula इसका है Q is equal to mLV। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका C जो है वो पार्ट स्टार्ट हो गया है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो अब हम ये कर लेते हैं। इसका है फर्स्ट क्वेश्चन Why do bridges need expansion joints but jars don't? यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी हम ऑलरेडी अपने इंटरनल क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। ब्रिजेस आर लार्ज एंड एक्सपैंड अ लॉट सो जॉइंट्स प्रिवेंट बेंडिंग, यानी कि जो ब्रिजेस होते हैं उनको स्पेस की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी लेंथ ज़्यादा होती है और उनको एक्सपैंड के लिए यानी कि ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत होती है। सो जॉइंट्स प्रिवेंट बेंडिंग। उसके बाद है जार्स आर स्मॉल, लेकिन जार जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। स्लाइट एक्सपेंशन इज़ नॉट हार्मफुल, तो उनमें से स्लाइड सी जो एक्सपेंशन है वो हार्मफुल नहीं होती, यानी वो ज़्यादा उस पर असरअंदाज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ लिक्विड्स हीट एट डिफरेंट rates, what does it mean? The one heating faster has lower specific heat capacity.
यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की हीट कैपेसिटी जो है वो सबसे कम होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, ठीक है। वाई डज लिक्विड एवेपोरेट फास्टर एंड ड्राई? ड्राई एयर कैन एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर सो वेपर एस्केप इजीली। ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियस जो है अपने एक्सटर्नल क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज आइस टेम्परेचर नॉट राइज ड्यूरिंग मेल्टिंग? यानी कि ड्यूरिंग मेल्टिंग जो है वो आइस टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होता? व्हाई डज आइस टेम्परेचर नॉट राइज यानी कि क्यों नहीं बढ़ता, वो बताना है हमने। हीट इज़ यूज टू ब्रेक बॉन्ड नॉट टू राइज टेम्परेचर, यानी जो हीट है वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। दिस इज़ लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट है जिसकी हमने प्रीवियस जो है वो बात कर लिया क्वेश्चन में। इंटरनल क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाए हैं उसके अंदर से ही ये आया है। लास्ट वन क्वेश्चन है व्हाई डू इलेक्ट्रिक वायर्स सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर? मेटल एक्सपैंड इन समर एंड कंट्रैक्ट इन विंटर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से मेटल्स जो हैं ज़्यादा गर्मी होने की वजह से यानी कि उनको गैप की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके फैलाव यानी उनमें पैदा होता है, और ज़्यादा सर्दी की वजह से वो जो है कंट्रैक्ट्स उनमें पैदा हो जाता है यानी कि सिकुड़ाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ यही बात की जा रही है, बहुत आसान अंदाज में आपको जो है वो सारे आंसर्स दिए जा रहे हैं, तो बेटा इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका डी दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं तो इनको देख लें। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कंपेयर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। गैसेज एक्सपैंड मोस्ट, लिक्विड लेस, सॉलिड लीस्ट। यानी कि गैसेज जो हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड होती हैं, लिक्विड उससे कम होते हैं और सॉलिड उससे भी कम। गैसेज हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। उसके बाद है गिव पार्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, एक्सपेंशन वर्ड्स इन ब्रिज, बैंडिंग ऑफ मेटल इन हीट, बर्स्टिंग ऑफ बोटल्स ऑन फ्रीजिंग। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज लेटेंट हीट इंपॉर्टेंट इन फेज चेंज? इट अलाउज स्टेट चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज, इंपॉर्टेंट इन मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको इंटरनल क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। अब ये एक्सटर्नल क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाने चाहिए या बहुत ईजी अब आपको लग भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस expand when heated? Explain with example. When heated particle gain energy and vibrate or move faster, so they need more spaces and this substance expand. Example क्या है? Metal railway track have gaps to allow expansion in summer and air expand in a balloon when heated. तो यहाँ तक ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं वो क्लियर हो चुका है। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ एक्सटर्नल क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी करते, आप अपने इंटरनल क्वेश्चन क्लियर कर लें तो वही काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं कि हिसाब से कि इसमें से अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कवर कर सकें। लेकिन एक बात है, अगर आपके जो जितने भी मैंने इंटरनल क्वेश्चन करवाए हैं आप देख लें कि सारे एक्सटर्नल क्वेश्चन भी उसके अंदर से ही आ रहे हैं, तो आप यहाँ से नोट्स बना के अपनी ईजीली जो है वो तैयारी कर सकते हैं। लास्ट वन है इफ़ वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वाइड shallow dish and a tall tree narrow container kept at the same temperature in which container will evaporation occur faster, explain the reason scientifically। ये क्वेश्चन जो है ये आपको बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है हम इसको कर लेते हैं। evaporation will be faster in the wide shallow dish, यानी कि अगर एक वाइड शैलो डिश है तो उसके अंदर evaporation तेज़ होगी because it has a large surface area exposed to air, क्योंकि उसके अंदर एयर को एक्सपोज करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया होता है। more water molecule at the surface can escape into the air, so evaporation is faster, और इसी वजह से उसकी evaporation जो है वो faster हो जाती है। तो बेटा यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट्स में अपनी जो है वो राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट अपनी प्यारी सी करके जाइएगा। और उसके अलावा अगर आपको और टिप्स की ज़रूरत होगी, यानी कि मैं उन टिप्स की बात नहीं कर रही जिनको खरीदने से मैंने आपको मना किया है, आप इन्हीं से जो है अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप इसी तरह की और अच्छी वीडियोस गेन करना चाहते हैं 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, अपने फ़िज़िक्स के नोट्स के लिए या मैथ्स की बात की जाए तो आप अपनी कमेंट्स में इन चीज़ों का इजहार कर सकते हैं कि जी आपको क्या चाहिए नेक्स्ट। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके अगले चैप्टर के जो हैं वो नोट्स प्रिपेयर करके लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इजी मैथ्स एकेडमी आपके लिए आसानियाँ इसी तरह पैदा करती रहेगी। बहुत शुक्रिया, टेक केयर।